28 फरवरी 2026 की सुबह ईरान की राजधानी तेहरान के निवासियों को एक ऐसी आवाज ने जगा दिया जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये पटाखों या सायरन का परीक्षण नहीं था, ये 21वीं सदी के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक की आवाज थी जो उनके सिर के ऊपर गूंज रही थी। कुछ ही मिनटों में 200 विमान ईरानी आसमान को चीरते हुए निकल गए। पूरे देश में एक साथ 500 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। दशकों पुरानी इमारतें कुछ सेकंड में मलबा बन गई। धुआं अभी उठ ही रहा था कि दुनिया को समझ आने लगा कि अभी क्या हुआ था। ईरान का सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश पर 37 साल राज किया, जिसने लेबनान से यमन तक फैला प्रभावशाली नेटवर्क बनाया और दशकों तक अमेरिका, इजराइल व पश्चिमी दुनिया को चुनौती दी, मर चुका था। और यहाँ वो बात है जो ज्यादातर खबरें सही से नहीं बता रही हैं। ईरान उस समय शांति की बातचीत कर रहा था। अब 2:13 पर अमेरिका और ईरान ने गुरुवार को ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर एक और बातचीत की। एलिसेओ कायदानो लाइव जुड़ेंगे सीधे मायामी से। एलिसेओ, लेकिन ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किसी तरह के हमले का फैसला कर लिया है। क्या यही बात है? हमलों से 2 दिन पहले एक मध्यस्थ ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि समझौता करीब है, और 2 दिन बाद शासन सब कुछ हार गया। ये दुर्घटना नहीं थी। ईरान ने अपनी कब्र खुद खोदी। वीडियो बताएगा कैसे। लेकिन इससे पहले एक सवाल है जिसका सही जवाब नहीं मिल रहा। आखिरकार अमेरिका को कैसे पता चला कि खामनेई ठीक कहाँ थे? क्योंकि वह सालों तक गुप्त भूमिगत बंकरों में छिपे रहते थे, जिनकी लोकेशन बहुत ही कम लोगों को पता थी और उनके साथ एलीट सुरक्षा थी। और फिर भी सब कुछ एक ही हमले में खत्म हो गया, सही जगह पर, सही समय पर। इंसान शरीफ रूए कार आमदे। इस ऑपरेशन के पर्दे के पीछे जो हुआ वह आधुनिक सैन्य इतिहास की सबसे असाधारण कहानियों में से एक है। यही चीज आप इस वीडियो में जानेंगे। ईरान इस स्थिति तक अभी क्यों पहुंचा, इसे समझने के लिए आपको एक ऐसे सवाल का जवाब देना होगा जो बहुत कम लोग पूछते हैं। अभी क्यों? 5 साल पहले क्यों नहीं, जब ईरान पहले से ही खतरा था? आखिर क्या बदला? इसका जवाब सिर्फ एक संख्या में छुपा है। देखिए, ईरान कोई छोटा देश नहीं है। वहां 92 मिलियन लोग रहते हैं। ये हजारों साल पुरानी सभ्यता है और एक ऐसा शासन जो 1979 से पूरे मध्य पूर्व में दशकों से अपना प्रभाव फैलाने का नेटवर्क बना रहा है। वे लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हूथी और इराक में दर्जनों सशस्त्र समूहों को फंडिंग करते थे। इन सबसे भी बड़ा खतरा कुछ और था। साल 2025 के मध्य में संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी ने पुष्टि की कि ईरान ने इतनी रेडियोधर्मी सामग्री जमा कर ली थी कि वह 9 परमाणु बम बना सकता था। 9। उस शासन को लगता था कि यही ताकत है, यही सुरक्षा है, लेकिन यही कार्यक्रम था जिसने ईरान को निशाने पर ला दिया। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह संख्या अस्वीकार्य थी और जून 2025 में इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने इतिहास का सबसे बड़ा हवाई हमला शुरू किया। लेकिन एक सामान्य बमबारी से अलग इस ऑपरेशन में एक ऐसी विशेषता थी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। हमलों से महीनों पहले मोसाद के एजेंट, जो इजराइल की गुप्त सेवा है, पहले ही गुप्त रूप से खुद ईरान के अंदर तैनात कर दिए गए थे। इन एजेंटों ने ड्रोन का इस्तेमाल करके ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों को अंदर से बाहर तक नष्ट कर दिया। ये वैसा ही है जैसे कोई घर में घुसकर अलार्म बंद करे और बाहर सबको बताए कि दरवाजा खुला है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसके बाद आया B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स के साथ, ऐसे विमान जिन्हें रडार लगभग पकड़ नहीं सकता और जो अब तक के सबसे बड़े
गैर परमाणु बम लेकर आए थे। ये बम ऐसे बनाए गए थे कि वे चट्टान और कंक्रीट के दर्जनों मीटर अंदर घुसकर फटे और इनका इस्तेमाल ईरानी पहाड़ों में 80 से 90 मीटर गहराई में छिपे परमाणु ठिकानों पर हुआ था। परिणाम अहम था पर निर्णायक नहीं। परमाणु कार्यक्रम को झटका लगा लेकिन वह नष्ट नहीं हुआ। यही ईरान ने वह गलती की जिससे यह कहानी परिभाषित हुई। उन्होंने बातचीत की बजाय अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों से सहयोग रद्द करना चुना। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए और गुप्त रूप से निर्माण जारी रखा। ईरान अपनी कब्र खुद खोद रहा था और उसे पता भी नहीं था। फरवरी 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच कई दौर की बातचीत हुई, जिसमें अरब देश ओमान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। 26 फरवरी को उस मध्यस्थ ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि शांति समझौता अब बस होने ही वाला है। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन 2 दिन बाद संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी ने कुछ ऐसा खोजा जिसने सब कुछ बदल दिया। ईरान ने बेहद खतरनाक परमाणु सामग्री एक गुप्त ठिकाने पर छुपाई थी जो आधिकारिक नक्शे में नहीं था। इसका कभी खुलासा नहीं हुआ और ये पिछले सभी हमलों में सुरक्षित रही। जब ईरान वार्ता की मेज पर बैठा था तब भी वो गुप्त रूप से निर्माण करता रहा। और अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें पता चले कि कोई तुम्हारे ही घर में तुम्हें धोखा दे रहा है जबकि वह सद्भावना के साथ बातचीत करने का नाटक कर रहा है, तो क्या तुम अब भी शांति की कोशिश करोगे या प्रतिक्रिया दोगे? मुझे कमेंट्स में बताओ। यही ईरान ने अपनी सजा तय कर ली। अगली सुबह हमले शुरू हुए। अब मुख्य सवाल यह है, अमेरिका और इजराइल को ठीक ठीक कैसे पता था कि खामनेई कहाँ है? खामनेई अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत डरे रहते थे। कई महीनों से ऐसी जानकारी आ रही थी कि वे एक गुप्त भूमिगत शरण स्थल में छिपे हुए थे। वह शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे, लेकिन 28 फरवरी की सुबह सुबह वे अपने कार्यालय में काम पर थे। बैत हरबरी परिसर, जो तेहरान के केंद्र में सर्वोच्च नेता का सरकारी निवास और शासन का केंद्र है। CIA ने उनकी गतिविधियों का सटीकता से पता लगाया, उनकी सटीक लोकेशन की पहचान की और यह जानकारी रियल टाइम में इजरायली वायुसेना को भेजी। बाद में इजरायली सेना के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की। पिछले महीनों में दोनों देशों ने संयुक्त योजना बनाई। जब मौका मिला तो तुरंत फैसला लिया गया। शुरुआती हमले में ईरानी आतंकी शासन के प्रमुखों को खत्म करने के बाद अब हम उनके बुनियादी ढांचे के केंद्र को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रहे हैं और शासन पर गहरा प्रहार कर रहे हैं। हमले ने उस परिसर को नष्ट कर दिया और खामेनेई बच नहीं पाए, लेकिन वे अकेले शिकार नहीं थे। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने कुछ ही मिनटों में ईरान के उच्च स्तर के लगभग 40 अधिकारियों को खत्म कर दिया, जिनमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ, रक्षा मंत्री और ईरानी सेना के सबसे उच्च पदस्थ जनरल शामिल हैं। शासन का शीर्ष नेतृत्व को एक ही ऑपरेशन में खत्म कर दिया गया था। शुरुआत में ईरानी सरकार ने सब नकारा। विदेश मंत्री टेलीविजन पर आए और यह आश्वासन दिया कि खामनेई जीवित और सुरक्षित है, लेकिन कुछ घंटों बाद अब इनकार करने का कोई तरीका नहीं बचा था। उस वक्त सभी के मन में यही सवाल था, क्या यह विश्व युद्ध बनेगा? जवाब जल्दी आया और वो चौंकाने वाला था। ईरान की प्रतिक्रिया में देर नहीं लगी। ईरान ने इजराइल और 6 देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों मिसाइलें व ड्रोन दागे। अबू धाबी एयरपोर्ट पर हमला हुआ और दुबई एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया। कतर में अमेरिकी बेस पर हमला कर 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा झटका आया। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड, जो शासन की मुख्य सैन्य शाखा है, ने फारस की खाड़ी में जहाज़ों को एक रेडियो संदेश भेजा। किसी भी जहाज को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति नहीं थी। होर्मुज जलडमरू मध्य ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच एक संकरा जलमार्ग है।
और यही वह रास्ता है जहां से दुनिया में व्यापार होने वाले कुल तेल का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। 24 घंटे से भी कम समय में उस क्षेत्र में तेल टैंकरों की संख्या आधी हो गई। बैरल का दाम तुरंत बढ़ गया और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी, अगर यह अवरोध जारी रहता तो इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाता। पेट्रोल पंपों पर, सुपरमार्केट में, बिजली के बिलों में। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो दिखाती है कि ईरान ने कितनी बड़ी गलती की थी। ईरान ने दशकों में जो सहयोगियों का नेटवर्क बनाया था और जिसे उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, वह चुप रहा। हिजबुल्लाह ने हमलों की निंदा की पर लड़ाई में नहीं उतरा। हमास ने विरोध में बयान दिए लेकिन एक भी रॉकेट नहीं दागा। इराक में सशस्त्र समूह चुप रहे। ईरान ने दशकों और अरबों डॉलर खर्च करके इस नेटवर्क को ठीक इसी पल के लिए बनाया था और जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वहां कोई नहीं था। और अब हम उस सवाल पर आ गए हैं जो हर कोई पूछ रहा है, खामनेई के बिना ईरान का क्या होगा? देखिए, इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है क्योंकि खामनेई के बिना ईरान किसी कंपनी के अध्यक्ष बदलने जैसा नहीं है। ये पूरा देश उस शख्स के बिना है जिसने 37 सालों से हर राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक फैसला लिया था। लेकिन कुछ बातें तो पहले से ही साफ है। अगला नेता चुनने तक अस्थायी परिषद ने नियंत्रण संभाला है। जो नाम चर्चा में हैं, वे हैं क्रांति के संस्थापक के पोते, संसद के पूर्व अध्यक्ष और खुद खामनेई का बेटा। लेकिन इनमें से कोई नाम सबसे चौंकाने वाली बात नहीं है। पूर्वानुमान, बाजारों में जहां लोग भविष्य की घटनाओं पर पैसे लगाते हैं, सबसे संभावित विकल्प जो 49% तक है, कोई उम्मीदवार नहीं है। ये खुद सर्वोच्च नेता के पद का अंत है। लगभग आधे विश्लेषकों का मानना है कि ईरान इस संकट से एक पूरी तरह से अलग देश के रूप में उभर सकता है। लेकिन एक ताकत है जो देश के भविष्य का फैसला करेगी, किसी भी धार्मिक या राजनीतिक नेता से ज्यादा। रिवॉल्यूशनरी गार्ड। इसे देश को बाहरी दुश्मनों से बचाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे खास तौर पर इस क्रांति की रक्षा के लिए बनाया गया था ताकि कोई अंदर से इसे चुनौती न दे सके। 1,90,000 सैनिकों और पूरे ईरानी समाज में फैले मिलिशिया नेटवर्क के साथ ये वही स्तंभ है जो सत्ता को संभाले हुए है। एक अमेरिकी विश्लेषक के अनुसार खामनेई को हटाना शासन को खत्म करने जैसा नहीं है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ही शासन है। अराजकता से शायद न लोकतंत्र उभरेगा, न ही पुराना धार्मिक शासन लौटेगा। ये ज्यादा सैन्यवादी और ईरानी राष्ट्रवादी होगा। साथ ही भविष्यवाणी भी कठिन होगी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम प्रभावित हुआ है पर नष्ट नहीं हुआ। बम बनाने का ज्ञान बमों से नहीं मिटाया जा सकता। एक नई सरकार इस रास्ते को पहले से भी कम सीमाओं के साथ फिर से अपना सकती है और कूटनीति का रास्ता सबसे अचानक तरीके से बंद कर दिया गया, एक मध्यस्थ के ये कहने के 2 दिन बाद कि शांति हासिल की जा सकती है। मध्य पूर्व की सबसे ताकतवर सरकार को गिराने में सिर्फ अमेरिका की ताकत या इजराइल की इंटेलिजेंस ही वजह नहीं थी। ये वही गड्ढा था जो ईरान ने अपने रहस्यों, बातचीत में गद्दारी और पहाड़ों में छुपे परमाणु कार्यक्रम के साथ खुद खोदा था और इसे एक ऐसी तस्वीर ने सील कर दिया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। ईरान के सरकारी टीवी ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की तो एक प्रस्तुतकर्ता लाइव रो पड़ा। एक आदमी जिसने पूरा जीवन ऐसे सिस्टम में बिताया जो शासन के प्रति अटूट वफादारी की मांग करता है। His Eminence आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनेई इस्लामी गणराज्य ईरान के पवित्र स्थल की महिमा बनाए रखने के मार्ग पर। राष्ट्रीय टीवी पर रोते हुए उन्होंने बताया कि शासन ने अपना मुखिया खो दिया है। ये आंसू वही कह गए जो कोई आधिकारिक बयान नहीं कह सकता था। अगर आप जानना चाहते हैं
कि आगे कौन सत्ता संभालेगा, परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा या नहीं, और इसका दुनिया पर असर क्या होगा, तो चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।